कहानी है सीने पे दाग। रफीक को मैं क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, पर वह है कि मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझसे शादी करना चाहता है। मैं दोबारा उन दर्दों को सहन नहीं करना चाहती, जो मैं पहले सहन कर चुकी हूँ। अब सब ठीक ठाक चल रहा है। मेरी जिंदगी सही दिशा में चल रही है। मैं खुश हूँ और मेरी बेटी भी। रफीक जानता है कि मैं तलाकशुदा हूँ और मेरी एक बच्ची भी है, 5 साल की। फिर भी वह मुझसे शादी करना चाहता है और मेरी बेटी को भी अपनाना चाहता है। पर शादी करके मैं दोबारा उस पीड़ा में नहीं पड़ना चाहती, जिससे मैं निकल कर आई हूँ। रफीक पूछता है कि आखिर बात क्या है? तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो? वजह क्या है? मैं क्या बताऊं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजह बताऊं भी या नहीं? बताऊं भी तो किस तरह? कहाँ से हिम्मत लाऊं? क्या इन दागों के बारे में उसे बता दूं? दाग? हाँ, ये दाग जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब तक ये दाग दहक रहे हैं यहाँ, मेरे सीने पर। मैं पहली शादी भी नहीं करना चाहती थी इन्हीं दागों के चलते। पर मेरी अम्मी नहीं मानी, मेरे पीछे ही पड़ गईं। वे समझाती, बेटी शादी के बिना एक औरत अधूरी है। शादी के बगैर उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। तू शादी कर ले। तेरे दोनों भाइयों का क्या भरोसा? तुझे कब तक सहारा देंगे? अभी तेरी भाभीियों का मिजाज बढ़िया है, आगे चलकर वे भी तुझे बोझ समझने लगी तो। पर ये दाग, मैं अम्मी का ध्यान दागों की ओर दिलाते हुए कहती, अम्मी इन दागों का क्या करूं मैं? ये तो मिटने का नाम ही नहीं लेते, ऊपर से दहकने लगते हैं समय समय पर। फिर भी आप कहती हैं कि मैं शादी कर लूं। क्या ये दाग छिपे रहेंगे? क्या ये दाग मेरे शौहर को दिखाई नहीं पड़ेंगे? अम्मी चुप्पी साध लेती, फिर रोने लगती, बेटी, इनका जिक्र मत किया कर। ये दाग हैं तो तेरे सीने पर, मगर जलन मुझे भी देते हैं। तब आप ही बताए कि इनके रहते मैं कैसे शादी कर लूं। नहीं बेटी, तू शादी जरूर कर। तुझे मेरी कसम, मेरी जिंदगी की यही तमन्ना है। आखिर मैं हार गई। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी, और मेरी शादी धूमधाम से हो गई, नसीर के साथ। पहली रात को मुझे देखकर नसीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नसीर मुझसे कस्में वादे करने लगे, जहान भर की खुशियां लाकर मेरे कदमों में रख देने को बेताब हो उठे। नसीर को खुश देखकर मैं भी खुश हो गई, पर मेरी खुशी कुछ पलों की थी। शादी के दूसरे ही दिन जब मैं नसीर की बाहों में थी, और ये मुझे चांद तारों की सैर करा रहे थे, अचानक जमीन पर आ गिरे धड़ाम से, और करवट बदल ली। मुझे कसमसाहट हुई, क्या बात हुई? क्यों हट गए? मैंने नसीर को अपनी बाहों में भरना चाहा, तो नसीर ने झिड़क दिया और दूर जा बैठे। क्या बात है, आप नाराज क्यों हो गए? ये दाग कैसे हैं? ओह, मुझे होश आया। मेरी नज़र मेरे सीने पर गई। मैं दहल गई। मैंने उसे दुपट्टे से ढक लिया। कैसे हैं ये दाग? बहुत खराब लग रहे हैं। सारा मूड चौपट कर दिया। किस तरह के हैं ये दाग? मैं नसीर को अपने आगोश में लेते हुए बोली, ये दाग चाय के हैं। चाय के? जी, मैं जब छोटी थी, यही तकरीबन 5 साल की, मेरे सीने पर खौलती हुई चाय गिर गई थी। पूछो मत, मैं तड़प कर रह गई थी। इनका इलाज नहीं हुआ था। इलाज हुआ था और ये तकरीबन ठीक भी हो गए थे। पर क्या, एक दिन इन जख्मों पर मैंने एक क्रीम लगा ली थी, तभी से ये दाग सफेदी में बदल गए। बहुत इलाज करवाया, मगर सफेदपन गया ही नहीं। कहीं ये दाग वे दाग तो नहीं जिसका ताल्लुक खून से होता है? ना बाबा ना, वे वाले दाग नहीं हैं जो आप समझ रहे हैं। ये तो जले के निशान हैं। मैं नसीर को अपने आगोश में भरकर चूमने लगी। नसीर भी मुझे प्यार देने लगे। अभी कुछ देर ही हुई थी कि उनका हाथ मेरे सीने पर आ गया। देखकर उनका मूड फिर खराब हो गया। वे दूर हट गए। वे मुझसे दूर रहने लगे। मैं कोशिश करते करते हार गई। वे मेरे करीब नहीं आते। एक ही छत के नीचे हम दोनों अजनबियों की तरह रहने लगे। वे मुझसे नफरत तो नहीं करते थे, पर मोहब्बत भी नहीं। मुझे रुपये पैसे भी देते थे, पर प्यार नहीं। जब भी प्यार देने की कोशिश करती, दूर हट जाते। फिर सुबह मेरे हाथ से चाय भी नहीं लेते। चाय का नाम सुनकर उन्हें मेरे सीने के दाग याद आ जाते। मन उचाट हो जाता।
इसी बीच मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर कोई नन्हा वजूद पनप रहा है। मुझे खुशी हुई, पर नसीर को नहीं। उन्होंने एक फैसला ले लिया था। वह था मुझे तलाक देने का। उन्होंने मेरी कोख में पनप रहे वजूद को तहस नहस करवाना चाहा। मुझे रजामंद करने में पूरी ताकत झोंक दी, पर मैं नहीं मानी और जीती रही उसी वजूद के सहारे। आखिरकार उस वजूद ने दुनिया में आंखें खोली। मेरा सूनापन कम हो गया। मैं उस वजूद से हंसने बोलने लगी, अपने गम को भूलने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे मेरी बेटी मेरी सहेली बन गई। अभी मेरी बेटी 2 साल की ही हुई थी कि यह हादसा हो गया। मैं अपने मायके में आई हुई थी। मेरे बड़े भाई के लड़के का अकीका यानी मुंडन था। नसीर भी आए हुए थे। रात को खाना खाने के बाद नसीर की आदत है पान खाने की। उस रात वे मेरे मोहल्ले की एक पान की दुकान पर पान खाने पहुंचे, तो मेरी जिंदगी में मानो कयामत सी आ गई। वहीं पान की दुकान पर नसीर ने मेरे बारे में सुना। सुना क्या, रंजिशन उन्हें सुनाया गया। मेरे बारे में बातें सुनकर वे चकरा गए। गिरते पड़ते वे घर वापस आए, तो मैं उनके चेहरे को देखकर भांप गई कि हो न हो कोई अनहोनी हुई है। मैं उनके पास पहुंची, पूछने लगी कि क्या बात है। नसीर कुछ नहीं बोले, मेरे घर चुपचाप ही रहे, गुमसुम। पर दूसरे दिन घर आकर कोहराम मचा दिया। ऐसा कोहराम कि पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। मस्जिद के पेशेमाम साहब, मदरसे के मौलाना और मुफ्ती जैसे बड़े लोग भी बुला लिए गए। और मेरे घर से मेरे वालिद साहब व दोनों भाई भी। बेचारी अम्मी भी रोती पीटती हुई आई। अम्मी को देखते ही मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। अम्मी ने मुझे गले से लगा लिया। समझ गई कि क्या हुआ होगा। बाहर घर के सामने चबूतरे पर पूरी पंचायत जमा थी। मौलाना साहब मेरे ससुर से बोले, हाजी साहब, आपने हम सब को क्यों याद किया? क्या बात है? मेरे ससुर ने अपना चेहरा झुका लिया, कुछ भी बोल नहीं पाए। मौलाना साहब ने दोबारा पूछा, आखिर बात क्या है हाजी साहब? मेरे ससुर ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाया और नसीर की ओर संकेत किया। इससे पूछिए, पंचायत इसने बुलाई है, मैंने नहीं। अब मौलाना साहब ने नसीर से पूछा, नसीर बेटा, बात क्या है? क्यों जहमत दी हम लोगों को? नसीर बड़े अदब से खड़े हुए और बोले, मौलाना साहब, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे झूठ बोला गया है। मस्जिद के पेशेमाम साहब बोले, बेटा किसने तुम्हें धोखा दिया है? किसने तुमसे झूठ बोला है? नसीर तैश में बोले, मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला है और धोखा दिया है। मेरी ससुराल वालों ने भी। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।